की मुद्दत मुलाजमत में इजाफा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं। ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। वो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है। हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल, वो भी जर्नल, वो भी जर्नल। लेकिन बात बुनियादी ये है कि अपने इख्तियारात में इस कदर इजाफा करना और उसके लिए हुकूमत को प्रेशराइज करना कि आप ये कानून पास करें, यहाँ तक कि नज़र आए कि जैसे मुल्क माशाअल्लाह लग रहा है, तो जिस पर शक हो जाए उसको तो आप फ़ौरन गिरफ्तार करें। वो तो घर में बैठा हुआ है, वो तो अपने बैठक में बैठा हुआ है, आपने उसको उठा लिया, 90 दिन आपकी गिरफ्त में रहेगा। जो रोडों पे दंदना रहे हैं, जहाँ सड़कें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ देहातें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ मस्जिदों में वो रह रहे हैं, जहाँ लोगों के बैठकों में वो रह रहे हैं, जहाँ गली कूचे उनके कब्ज़े में हैं, वहाँ क्या तीर मारा है कि अब उसके ऊपर इख्तियारात में भी इजाफा मांग कर आप आम लोगों को, सिविलियन लोगों को शक की बुनियाद पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना आपके पास इख्तियारात हैं वो काफ़ी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं, उसमें आपके इख्तियारात में पहले से कोई कमी नहीं है। मज़ीद हालात का सहारा लेकर उस पर अपने इख्तियारात में इजाफा करने के लिए बतौर जवाज़ हालात को इस्तेमाल करना, ये जुल्म है। हालात ख़राब हैं, इसका माने है कि मेरे इख्तियार में इजाफा करो और इजाफा करो और इजाफा करो, ताकि सिविल इदारों की कोई हैसियत ही ना रहे। तो मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को एक सिविलियन स्टेट के तौर पर दुनिया में मुतारफ़ कराना है, वरना आपके किसी किस्म के पार्लिमानी फैसले को और आपकी हुकूमतों को बाहर की दुनिया में एक जमहूरी मुल्क का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा का इजलास 2 और 3 नवंबर को यहाँ इस्लामाबाद में मुनक़द हुआ और आइन में 26वीं तरमीम के हवाले से यहाँ पर जो मुज़ाकरात हुए और जो हतमी बिल पर इत्तिफ़ाक़ राय हुआ, मरकज़ी मजलिस शूरा ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया। आइन में सूद के ख़ात्मे के लिए तारीख़ का तयन, शरीयत कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट को मजबूत बनाना, उनकी इख्तियारात में इजाफा करना और उसको हकीकी मानों में एक अदालत तस्लीम कराना। इसके साथ ही इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात पेश हो जाने के साथ साथ पार्लियामेंट में उस पर बहस करना आईनी तौर पर लाजिम करार दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शूरा ने इस पर खिराज तहसीन पेश किया है और कौम को मुबारकबाद दी है। दीनी मदारस के हवाले से उनकी रजिस्ट्रेशन और बैंक अकाउंट्स का जो एक्ट पास किया गया है, उसी भी मरकज़ी मजलिस शूरा ने एक मुस्तहसन इक़दाम करार दिया और पूरे मुल्क में दीनी मदारस ने उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकज़ी मजलिस शूरा ने फ़िलिस्तीन पर
اور غزہ کے عوام پر وحشیانہ بمباری کر کے جن جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جمعیت علماء اسلام اس کو انسانیت کش اقدام قرار دیتی ہے۔ اقوام متحدہ کی ہدایات کے باوجود اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے عالمی قوتیں وہ ایک ظلم اور انسانی قتل کی حمایت کر رہے ہیں۔ امریکہ ہو یا مغربی دنیا، اسرائیل کی ان مظالم کی حمایت کے بعد انہیں انسانی حقوق کی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ ہم اپنے عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کچھ بھی ان کی مدد نہ کر سکیں، لیکن ان کی مالی معاونت کے لیے آگے بڑھیں، تاکہ وہاں پر جو یتیم بچے رہ گئے ہیں، بے خانماں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، غذائی قلت ہے، دوائیں موجود نہیں، علاج کی تمام سہولتیں تباہ و برباد کر دی گئی ہیں، یہ انسانیت کا فریضہ بن جاتا ہے کہ وہ ان مظلوم انسانوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ حکومت ایک نئی قانون سازی کی طرف جا رہی ہے اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 میں ترمیم کرنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ہمارے دفاعی ادارے کو وہ اختیار دیے جا رہے ہیں کہ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے نیب سے شکایت تھی، اس کے اختیارات کم از کم کیے گئے، لیکن آج دفاعی ادارے کو بے تحاشا اختیارات دے دینا کہ کسی کو بھی شک کی بنیاد پر 90 دن تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے اور تحویل کی اس مدت میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک سول مارشل لا ملک پہ قائم کرنے کے مترادف ہوگا، یہ جمہوریت کے چہرے پر ایک دھبا ہوگا۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، جو جمہوریت کے علمبردار، ووٹ کو عزت دینے کے علمبردار، آج وہ ایک ایسا ایکٹ پاس کر رہے ہیں کہ جو اپنے ہی ہاتھوں سے جمہوریت کے چہرے پر کالک ملک رہے ہیں۔ ان کو اس بات سے احتراز کرنا چاہیے۔ جمہوری ادارے اس قسم کے قوانین کی اجازت نہیں دے سکتے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں حکومت بیٹھے، حکومت سوچے کہ 26ویں ترمیم میں کن کن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی، اور 26ویں ترمیم کے اصل مسودے میں جن شقوں کو واپس لینے پر وہ آمادہ ہوئی ہے، کیا یہ آج کا ترمیمی ایکٹ یہ اس 26ویں ترمیم میں حکومت کی اپنی آمادگیوں کی نفی نہیں کر رہی؟ کیا یہ نیا ایکٹ 26ویں ترمیم کی روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ آئین کا تقاضا ہوگا کہ کل آپ نے 26ویں ترمیم میں وہ سارے کردار واپس لے لیے کہ جس سے ہمارے آرمڈ فورسز کو سول کے اندر
इख्तियारात में इजाफा मिल रहा था, आज दूसरी तरफ से आपने एक्ट पास करके अपने ही उस अमल की नफी की है। ये आइन की तौहीन है, आइन के 26वीं तरमीम की तौहीन है, पार्लियामेंट की तौहीन है, जिसने कि ये 2-4 रोज में पास किया और आज आप उसकी नफी कर रहे हैं। वक्फ अमलाक एक्ट। जी, जमीयत उलमा इस्लाम इससे पहले भी इस्लामाबाद के हुदूद तक पास किए गए एक्ट जिसका ताल्लुक वक्फ अमलाक के साथ है उसको गैर शरई करार दे चुकी है। और ये सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम की राय नहीं, बल्कि ये उम्मत का इज्तिमाई राय है। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल इस एक्ट के खिलाफ अपनी राय दे चुकी है। आज उसी एक्ट के करीब करीब उसके मुमासिल एक एक्ट हिंदुस्तान में पास किया जा रहा है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर आज वहां की गवर्नमेंट वहां के मुसलमानों की अरबों एकड़ पर मुश्तमिल मुस्लिम औकाफ के खिलाफ एक कानून पास करने जा रही है, हिंदुस्तान मुसलमान के जायदादों को जिस तरह हड़प करना चाहता है, उनके वक्फ अमलाक को जिस तरह हड़प करना चाहता है, पाकिस्तान की हुकूमत ने पाकिस्तान के अंदर रहकर मुसलमानों के औकाफ को हड़प करने की कोशिश की है। कोई ज़मीर है कि उस ज़मीर को एक दफ़ा झंझोड़ा जाए कि हम पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में इस्लामी अहकामात के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, अल्लाह के दीन के साथ क्या मजाक कर रहे हैं। मुबारक सानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसले दिए, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों की इस्लाह करनी पड़ी। इसी तरीके से शादी ब्याह के मामलात, दूसरे निकाह के मामलात पर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं वो कतई तौर पर कुरान और सुन्नत के अहकामात के खिलाफ हैं। मैंने अपनी आइली जिंदगी में न सुप्रीम कोर्ट से पूछना है, न मैंने हुकूमत से पूछना है, मैंने अल्लाह के हुक्म के तहत करना है, मैंने अल्लाह से पूछना है और अल्लाह ही के सामने जवाब दूँ। मैं ऐलान करता हूँ कि मैं किसी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे गैर शरई फैसले और हुकूमत की तरफ से पास किए गए गैर इस्लामी कानून का पाबंद नहीं होगा। आइन कहता है कि हर कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा, कोर्ट पाबंद है कि वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसले देगी। ऐसे फैसलों को हम तस्लीम नहीं कर सकते। हम इसके खिलाफ जाएंगे, दोबारा कोर्ट पे अपना मुकदमा लेकर हम जाएंगे। हम जमहूरी लोग हैं, आइन और कानून के दायरे में लड़ेंगे और यहाँ पर इस्लामी अक़दार को सरबुलंद करेंगे। इस्लामी अक़दार और अहकामात को इंसानी हुकूक के मुनाफी करार देना किसी मुल्हिद का किरदार हो सकता है, किसी अल्लाह के सच्चे बंदे का किरदार नहीं हो सकता। हम कभी भी दिफाई पोजीशन पर आकर इस्लाम की जंग नहीं लड़ेंगे। हम वाज़ेह तौर पर कहना चाहते हैं कि हम इस मुल्क में जारहाना अंदाज के साथ अल्लाह के दीन की जंग लड़ेंगे। हम आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह और इस हवाले से हम अवाम में भी जाएंगे, हम अवाम में बेदारी पैदा करेंगे, हम अवाम के अंदर एक शऊर बेदार करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर अल्लाह के दीन के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके, चाहे वो हमारी असम्बलियाँ हों, चाहे वो हमारे हुक्मरान हों या चाहे वो हमारी अदालतें हों। सक्खर और पेशावर अवामी असम्बली। इसके साथ ही हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ 28 नवंबर को सक्खर में बाबुल इस्लाम कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक अवामी असम्बली होगी। हम 8 दिसंबर को पेशावर में इंशाअल्लाह इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी अवाम की असम्बली होगी। और हम मुल्क के अंदर इस किस्म के जो इक़दामात हो रहे हैं उनको उन इज्तिमाआत में उठाएंगे और एक पूरी तहरीक के तौर पर इंशाअल्लाह हम आगे अपना कदम बढ़ाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना साहब, आपने कहा है कि
इंटरव्यू में अगर आप उनके साथ ताउन न करते तो जो 11 लोग भेजे हुए थे उनके वीडियो कॉल अब वो 27वीं आने के लिए लेके आ रहे हैं और उसको भी उनके पास शामिल है कि वो 11 लोग तो आप उसको रोकने के लिए क्या अभी तक तो तरदीद आ रही है कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही। जिस वक्त ये तय हो जाएगा कि वाकई आ रही है तो फिर हम तबसरा करेंगे, आप भी होंगे, हम भी होंगे इंशाल्लाह। मौलाना साहब ये बताइए कि अगर आज पार्लियामान से ये इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट पास होता है तो आपका अगला अमल क्या होगा? इसके खिलाफ जाएंगे, रोकेंगे? जाहिर है जी कि हम तो उस खिलाफ बात करेंगे और बरबला करेंगे और पब्लिक में जाएंगे जी। इस तरीके से तो माशाल्लाह को कबूल न क्यों न करें फिर हम। मौलाना साहब ये बताएं कि आपने यकीनन मजलिस शूरा को आपकी जो जिस जमात के साथ आजकल हमान की है, आपसे मुलाकातें भी आपकी जारी हैं, मेरे मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, उससे मुलाकातों के और मुस्तकबिल का जो लाया अमल है उसके बारे में मजलिस शूरा को इत्मीनान मिल गया होगा। इसके साथ सवाल ये है कि एक सोशल मीडिया पर क्योंकि प्रोपेगेंडा हो रहा था तो फौरी तौर पर इमरान खान ने आपसे रब्ता किया, इमरान खान ने आपको पैगाम भेजा पीटीआई की 2 आला शख्सियात के ज़रिए और आपसे रब्ता किया गया। तो क्या इमरान खान के ये राब्ते और आपके साथ कुर्बत, क्या वो आपके साथ मिलकर कोई लाया अमल बनाना चाहते हैं मुस्तकिल में, और क्या आपकी भी इसी तरह पैगाम रसानी होती है इमरान खान के साथ? आपके सवाल को ज़रा थोड़ा सा नज़रअंदाज करके, माफ़ी चाहता हूँ, आपके सवाल को नज़रअंदाज करके मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यकीनन हम इस ज़रूरत को महसूस करते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम जब अपोजिशन की जमात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अपोजिशन की जमात है तो कोई पार्टी असम्बली के अंदर रहते हुए 2 अपोजिशन नहीं किया करती। अब अगर इस माहौल से हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताल्लुकात के अंदर जो तलखी थी उस तलखियों को हम दूर कर सकते हैं, एक बेहतर माहौल हम पैदा कर सकते हैं, तो हम इससे वो फ़ायदा क्यों नहीं उठाएंगे। इख्तलाफ पीपल पार्टी से भी है, इख्तलाफ मुस्लिम लीग से भी है, इख्तलाफ MQM से भी है, इख्तलाफ नेशनल पार्टी से भी है, लेकिन ताल्लुकात भी हैं, तलखियाँ नहीं हैं। हम तहरीक इंसाफ के साथ इख्तलाफ के बावजूद अगर तलखियों का ख़ात्मा करके एक नॉर्मल किस्म का जो ताल्लुक़ सियासी जमातों का आपस में होता है वहाँ पर ले आते हैं तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सियासत में एक मुस्बत तब्दीली कहलाएगी। मौलाना साहब ये बताइएगा कि ये जो एक्ट इंसदाद दहशतगर्दी वाला पास हो जा रहा है, क्या ये उससे पहले मुसद्दे में था जिसको रोका गया, उस पर खत्म किया गया? ये उसका मफहूम वहाँ था। अब अगर मफहूम वहाँ से निकाल दिया और ख़ुद उन्होंने आमादगी ज़ाहिर की तो क्या उस अपने आमादगी की गिरफ्त नहीं कर रहे हैं? और ये बताइएगा कि अब चूँकि अभी तक हुकूमत की तरफ से वाज़ेह इशारा नहीं मिला 27 की आईनी तरमीम का, लेकिन इस पर काम भी हो रहा है किसी न किसी तरह। अगर ऐसी नौबत आई तो क्या आप ब्रिटिश हुकूमत की मुखातब करेंगे इस तरमीम में या दोबारा फिर साथ दे देंगे? हम क्या आप किसी भी स्टेज पे इस हुकूमत के साथ जा सकते हैं? देखिए, अगर तो एक एहतिमाल की बात है, जब आप अगर लगाते हैं अपने सवाल में तो वो एक एहतिमाल की बात होती है, तो एहतिमाल पर तो जवाब नहीं दिए जाते, तो थोड़ा सा हक़ाइक़ की तरफ आ जाइए। सर ये बताएं कि जो तरमीम पहले लाई जा रही थी उसमें तो बड़ी खतरनाक किस्म की चीज़ें थी जिसमें हम आपको अप्रिशिएट भी करते हैं कि आपने उसका रास्ता रोका है। लेकिन सर एक जो अभी इस तरमीम के अंदर एक बात जो है कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि जजेस के तकर्रर के वक्त तो उन्हें जो है इंतहाई जो आला म्यार की कसौटी उस पर रखना चाहिए, लेकिन जज की कुर्सी पर बैठने के बाद किसी के ऊपर ना तो खौफ का साया होना चाहिए ना ही कोई लालच होना चाहिए। तो अब जो सीनियर 3 जजेस की तैनाती का इख्तियार चीफ का इख्तियार हुकूमत के पास है, तो क्या सीनियर जजेस हुकूमत से की तरफ नहीं देखेंगे फैसले करते हुए? क्योंकि मुतअद्दिद केसेस में हुकूमत या तो फरीक होती है या उसमें मुजरिम के तौर पे खड़ी होती है। मेरे ख्याल में देखिए, ये तो एक हमारे एक हम खुद बनाया हुआ एक माहौल है। क्या आर्मी चीफ का तयन प्राइम मिनिस्टर नहीं करता? तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को देखता रहता है। वो जिस प्राइम मिनिस्टर ने जिसको आर्मी चीफ बनाया उसी को उन्होंने तिया पहुंचा कर दिया जी। तो मेरे ख्याल में एक सिस्टम होना चाहिए जिस सिस्टम के तहत माजी में अदलिया एक ऐसी जगह पर पहुंच गई थी कि जिससे बाकायदा पार्लियामान की जो खुद मुख्तारी थी और उसकी जो बारादस्ती थी और सुपरमेसी थी वो जो बुरी तरह मुतासर हो रही थी, तो कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकालना होगा। अब जो रास्ता भी आप निकालेंगे कोई ना कोई एक पहलू से उस पर एक सवाल तो मुरतब हो सकता है। तो इसमें मजबूरी तौर पर उसूल देखना चाहिए। कोई भी हुकूमत आएगी तो हर हुकूमत को ये इख्तियार हासिल होगा, क्योंकि मौजूदा हुकूमत का इख्तियार तो नहीं है। आपके यहाँ और 26 की आईनी तरमीम में आपने कहा कि जहर का सांप का और दांत भी निकाल दिए, यकीनन वो PTI का भी शुक्रिया भी अदा किया हर फोरम पे। दूसरी तरफ
अली गंडापुर कह रहे हैं कि आपने चमक से मुतासर हुए सौदेबाजी कर दी, तो आप इस पर क्या कमेंट करें? मेरे ख्याल में उनकी पार्टी से पूछा जाए, मुझसे क्यों पूछते हैं आप इस बारे में? उनके अपनी पार्टी से अगर पूछ लिया जाए उनके बयान के बारे में तो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि आप मुझसे उसका सवाल करें। मैं पार्टी से रिलेटेड हूँ, अफराद से नहीं हूँ जी। तो पार्टी ने जो बात मेरे साथ ये की है तो वो मेरे ख्याल में मुतमईन है और वो बड़े अच्छे माहौल में हुई हैं। अगर उनकी पार्टी का कोई फ़र्द अपनी पार्टी ही के ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात करता है तो उनकी पार्टी से सवाल करना है, वो उनसे पूछे, मैं तो उसमें तबसरा नहीं करूँगा जी। जैसे भी ले लें एक सवाल कि ये को बेच दिया उन्हें भरे, पहले भी पिक्चर किया है, पैसे नहीं बने, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो तो अगर बस में चले पूरा मुल्क ही बेच दें जी क्योंकि लोगों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे आप जी। तो ये जो निष्कारी का निज़ाम है हज़रत, निष्कारी का निज़ाम भी एक दुनिया भर में एक पॉलिसी है, कोई ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका निज़ाम चलता है। इदारे नेशनलाइज भी होते हैं, इदारे प्राइवेटाइज भी होते हैं, और ये दो अलग अलग तस्वुरात हैं। किसी ज़माने में जब भुट्टो साहब तहरीक चला रहे थे अयूब खान के ज़माने में, तो नेशनलाइजेशन जो है उसका प्रचार हो रहा था, और जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने तमाम इदारों को नेशनलाइज कर भी दिया, लेकिन फिर उन्हीं की पार्टी थी 88 में को प्राइवेटाइज कर रही थी। तो दुनिया में सारे निज़ाम जो है वो चलते रहते हैं हालात के ज़रूरत के तहत। पूरे मुल्क में और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में हालात आपके सामने है, जो सिक्योरिटी वहाँ का मसला बना हुआ है। ये जो आईटी चीफ और चीफ सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी है 3 साल से 5 साल, क्या आपको उम्मीद है कि ये जो हालात है, जिस तरह की दहशतगर्दी है, ये सब कुछ उसके बाद ठीक हो जाएगा? और दूसरा बीवी जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वाइफ है, उसने आज अदालत में रोई है, तो उसने ये भी कहा है कि बानी पीटीआई और उसको नाइंसाफ़ी पर मबनी सज़ा दी गई है। इस पर आपका मौक़िफ़ क्या है, और क्या इमरान खान को जल्द से जल्द रिहा कर देना चाहिए? आपके मुताबिक करेंगे? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है आर्मी चीफ के हवाले से, मैं उसको 2 हिस्सों में तकसीम करूँगा। पहली बात यह है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में इजाफ़ा करना, एक्सटेंशन देना, ये इंतज़ामी मामलात होते हैं, ये हर हुकूमत में दिए गए हैं। गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक इंतज़ामी मामला है, हर हुकूमत अपने इख्तियार के तहत एक फ़ैसला कर सकती है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, एक नहीं होगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा आएगा। हमारे लिए तो वो भी जर्नल। लेकिन बात बुनियादी ये है कि अपने इख्तियारात में इस कदर इजाफ़ा करना और उसके लिए हुकूमत को प्रेशराइज़ करना कि आप ये कानून पास करें, यहाँ तक कि नज़र आए कि जैसे मुल्क माशाल्लाह लग रहा है, तो जिस पर शक हो जाए उसको तो आप फ़ौरन गिरफ़्तार करें। वो तो घर में बैठा हुआ है, वो तो अपनी बैठक में बैठा हुआ है, आपने उसको उठा लिया, 90 दिन आपकी गिरफ्त में रहेगा। जो रोडों पे दंदना रहे हैं, जहाँ सड़कें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ देहातें उनके कब्ज़े में हैं, जहाँ मस्जिदों में वो रह रहे हैं, जहाँ लोगों के बैठकों में वो रह रहे हैं, जहाँ गली कूचे उनके कब्ज़े में हैं, वहाँ क्या तीर मारा है कि अब उसके ऊपर इख्तियारात में भी इजाफा मांग कर आप आम लोगों को, सिविलियन लोगों को शक की बुनियाद पर हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जितना आपके पास इख्तियारात हैं वो काफ़ी हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ अगर आप लड़ना चाहते हैं, उसमें आपके इख्तियारात में पहले से कोई कमी नहीं है। मज़ीद हालात का सहारा लेकर उस पर अपने इख्तियारात में इजाफा करने के लिए बतौर जवाज़ हालात को इस्तेमाल करना, ये जुल्म है। हालात ख़राब हैं, इसका मतलब है कि मेरे इख्तियार में इजाफा करो और इजाफा करो और इजाफा करो, ताकि सिविल इदारों की कोई